माई सेल्फ डॉक्टर यश। आज अपन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ब्लड में से या सर्कुलेशन वाले चैप्टर में से पूछे जाते हैं। ब्लड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे अपन आज। अब पहला क्वेश्चन है, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। अभी तो समझना पड़ेगा रिडक्शन ऑफ पीएच का मतलब क्या है। रिडक्शन ऑफ पीएच का मतलब है कि ब्लड कैसा हो गया, एसिडिक। जितना कम पीएच होगा उतना एसिडिक हो जाएगा ब्लड। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। समझ में आ रही है। रिडक्शन इन पीएच का मतलब है कि ब्लड एसिडिक हो गया। और एसिडिक कौन सी चीज होती है, हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो इसका मतलब ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। और हाइड्रोजन आयन किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है हाई अमाउंट ऑफ CO2 इन ब्लड। तो रिडक्शन इन पीएच का मतलब है हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द ब्लड। समझ में आ गई। और ये हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन किसको डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड। जिसको बोलते हैं H2CO3। तो कार्बोनिक एसिड किसमें टूट जाएगा, H+ और HCO3 आयन के अंदर। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा उतना ही H+ आयन इंक्रीज होगा, क्योंकि जितना कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा उतना वाटर के साथ रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनिक एसिड बना देगा। कार्बोनिक एसिड होगा H2CO3, ये किसमें टूट जाएगा, H+ आयन और HCO3 में। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा उतनी हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगी, और जितना हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा उतनी पीएच कम होगी। पीएच का मतलब है मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। और जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन है, इसका मतलब वो किससे बन रहा है हाइड्रोजन आयन, कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन से। समझ में आ गई। तो रिडक्शन ऑफ पीएच का मतलब क्या होगा, अब इसका मतलब हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। सिंपल सा ये याद रखना है अपन को कि रिडक्शन इन पीएच का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई ब्लड में। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई तो ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए, तभी न्यूट्रलाइजेशन होगा। मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो इसको न्यूट्रल कौन करेगा, ऑक्सीजन। भाई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी ब्लड में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रहा है इसलिए पीएच डिक्रीज हो रही है। सिंपल सा याद रखना है, पीएच डिक्रीज कब होती है, जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा। आपके लेवल पे इतना याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा तो इसको न्यूट्रल करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी ब्लड में। और ऑक्सीजन किसके पास है, ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के पास। हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई है ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई है। तो हीमोग्लोबिन को तोड़ना पड़ेगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बंधन को तोड़ना पड़ेगा। जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का बंधन टूटेगा तो हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, और ऑक्सीजन फिर इंक्रीज हो जाएगी ब्लड के अंदर। तो इसका मतलब एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी। एफिनिटी मतलब जुड़ाव, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ाव कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि CO2 ज्यादा हो गई। CO2 ज्यादा कैसे हो रही है, क्योंकि ब्लड की पीएच डिक्रीज हो गई। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हीमोग्लोबिन खुद की ऑक्सीजन ब्लड में दे देगा। हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई रहती है ऑक्सीजन, क्योंकि हीमोग्लोबिन ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन को टिश्यूज के पास। तो हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन दे देगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को न्यूट्रल कर सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसकी एफिनिटी डिक्रीज होगी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से, तभी ऑक्सीजन ब्लड में आ पाएगी। जैसे ब्लड में आएगी कार्बन डाइऑक्साइड को न्यूट्रल कर देगी। तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को न्यूट्रल करने के लिए हीमोग्लोबिन खुद की ऑक्सीजन को हटा के ब्लड में दे देगा, तो उसकी एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन के साथ। समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब ये क्वेश्चन देखो अपन, ए मैन विथ ब्लड ग्रुप ए, मतलब मैन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए, मैरीज ए बी ब्लड ग्रुप वुमेन, शादी करता है ए बी ब्लड ग्रुप की वुमेन से। विच टाइप ऑफ प्रोजेनी, यानी कौन सा बच्चा, ये इंडिकेट करेगा दैट मैन इज नॉट होमोजाइगस, कि मैन होमोजाइगस नहीं है।
तो इसका मतलब मेन क्या होना चाहिए, हेटेरोजाइगस। तो एक बार इसको समझते हैं। अब मेन के दो जीनोटाइप पॉसिबल है ए ब्लड ग्रुप के। जीनोटाइप कितने हो सकते हैं ब्लड ग्रुप के? ए ब्लड ग्रुप के दो जीनोटाइप हो सकते हैं। एक हो सकता है होमोजाइगस, यानी कि दोनों जो एलील है वो आई ए और आई ए हो, यानी कि होमोजाइगस। और एक हो सकता है आई ए और स्मॉल आई, या ऐसे भी रख सकते हो आई ए और आई ओ। इस कंडीशन में आई स्मॉल आई और आई यू क्या है, रिसेसिव है। स्मॉल आई को आई ओ भी लिख सकते हैं, समझ में आ रही है? तो ये रिसेसिव हो जाएगा, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आई ओ जीन रिसेसिव है, तो ये उसको दबा देगा आई ए। तो ब्लड ग्रुप इसमें भी क्या होगा, हेटेरोजाइगस में ए ब्लड ग्रुप होगा। समझ में आ रही है क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। तो दो जीनोटाइप पॉसिबल है ए ब्लड ग्रुप के, आई ए या आई ए स्मॉल आई, ये दो पॉसिबल है। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी प्रोजेनी, यानी बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप ये डिनोट करेगा कि फादर का ब्लड ग्रुप हेटेरोजाइगस है, यानी कि होमोजाइगस नहीं है। तो हेटेरोजाइगस कब हो सकता है, तो अपन क्रॉस करके देखते हैं एक बार हेटेरोजाइगस को ए बी वाले से। मदर का क्या है ए बी, फादर का क्या मान लिया अपन ने, हेटेरोजाइगस। तो आई ए स्मॉल आई, आई ए आई बी, अपन ने क्रॉस कराया, आई ए आया एक, तो ये इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस ब्लड ग्रुप के बच्चे हो सकते हैं, स्मॉल आई ए आई बी स्मॉल आई। ये चार कंडीशन हो सकती है। अब अपन होमोजाइगस मान लेते हैं एक कंडीशन में फादर को। आई ए आई बी, ये क्या हो गया, आई ए, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, आई बी आई ए, फिर हो जाएगा आई बी। तो हेटेरोजाइगस में अपन को क्या दिख रहा है, बी ब्लड ग्रुप दिख रहा है, आई, इसमें बी ब्लड ग्रुप नहीं है। तो कौन सा ब्लड ग्रुप बच्चे का ये डिनोट कर रहा है कि वो हेटेरोजाइगस है? देखो आई बी और ब्लड ग्रुप ए, ये तीनों प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन ये अलग से प्रेजेंट है। ये किसमें प्रेजेंट है, जब फादर क्या होगा, हेटेरोजाइगस होगा, तब ही ब्लड ग्रुप बी हो सकता है। मतलब जब फादर का ब्लड ग्रुप हेटेरोजाइगस होगा तभी बच्चे का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है। अगर होमोजाइगस होगा तो या तो ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है या ब्लड ग्रुप ए हो सकता है। बी ब्लड ग्रुप कभी भी नहीं होगा होमोजाइगस की कंडीशन के अंदर। होमोजाइगस की कंडीशन के अंदर अगर फादर का ब्लड ग्रुप होमोजाइगस है आई ए, तो इसका मतलब प्रोजेनी के अंदर जो अगला बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप कभी भी बी नहीं हो सकता। अगर हेटेरोजाइगस है फादर का तभी ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, अपन ने क्रॉस करके देखा है। तो सिर्फ ब्लड ग्रुप बी वाली कंडीशन के अंदर ही फादर का ब्लड ग्रुप हेटेरोजाइगस हो सकता है। समझ में आ रही है? तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप बी। तो आंसर क्या हो गया, ब्लड ग्रुप बी। समझ में आ रही है, बी आंसर हो गया, बी। अब ये पूछ रहा है कंपोनेंट ऑफ ब्लड रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी इज, एंटीबॉडी कौन बनाता है? लिम्फोसाइट के टाइप, लिम्फोसाइट पढ़नी पड़ेगी अपन को। एंटीबॉडी बनाता है कौन, प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल का दूसरा नाम क्या है, बी लिम्फोसाइट। तो एंटीबॉडी कौन बना रहा है, बी लिम्फोसाइट। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है अपन को, थ्रोम्बोसाइट, इरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट नहीं दिया, सिर्फ लिम्फोसाइट दिया हुआ है। और बी लिम्फोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट का टाइप है। लिम्फोसाइट के बहुत सारे टाइप होते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, साइटोकाइन लिम्फोसाइट होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। कई सारे टाइप्स होते हैं लिम्फोसाइट के, लेकिन मेनली आपके लेवल पे आपको दो तीन ही टाइप पते होने चाहिए, टी हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। और एंटीबॉडी कौन बना रहा है, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट को और क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सेल बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या होगा, डी। समझ में आ गई?
अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये कॉकरोच के से रिलेटेड क्वेश्चन है। आरबीसी डू नॉट अकर इन, आरबीसी किसमें प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा कॉकरोच। तो फिर कॉकरोच के अंदर गैस का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? आरबीसी का काम क्या होता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को टिश्यू के पास लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स के अंदर लेके जाना, और वहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगी। यानी कि CO2 को लंग्स के पास लेके जाना, फिल्टर करना, CO2 लेके जाएगी लंग्स के पास और ऑक्सीजन लेके जाएगी टिश्यूज के पास। तो गैसियस ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रही है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर? आरबीसी, आरबीसी कर रही है। लेकिन इसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट नहीं है, और आरबीसी के कारण ही ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। तो इसके अंदर आरबीसी एब्सेंट है, तो इसका ब्लड का कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट, व्हाइट कलर ब्लड। फिर इसके अंदर गैसियस ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, यानी कि टिश्यूज के पास ऑक्सीजन कौन लेके जा रहा है? जैसे आरबीसी टिश्यूज के पास ऑक्सीजन लेके जाती है, तो कॉकरोच में कौन लेके जाता है? कॉकरोच के पास क्या होती है, स्मॉल ओपनिंग्स होती है, जिनको क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स, साइड में होती है। तो इसकी मेन बॉडी है और इसके साइड में है स्पाइरेकल्स, और इसके अंदर स्पाइरेकल्स में क्या होती है, ये हो गया स्पाइरेकल्स, और इसके अंदर होती है ट्रेकियल ट्यूब्स। अब इस स्पाइरेकल्स के थ्रू यहां से गैस जाएगी अंदर, स्पाइरेकल्स के थ्रू ट्रेकियल ट्यूब के अंदर, स्पाइरेकल्स के थ्रू ट्रेकियल ट्यूब में चल जाएगी गैस, और यहां से डिफ्यूज हो जाएगी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन। समझ में आ रही है? और सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाएगी इसके अंदर डिफ्यूजन के थ्रू। तो ऑक्सीजन जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकल रही है स्पाइरेकल्स के थ्रू। तो मेनली गैसियस ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो रहा है, स्पाइरेकल्स के थ्रू हो रहा है, और स्पाइरेकल्स के अंदर क्या है, ट्रेकियल ट्यूब्स है। समझ में आ रही है? और ये कहां प्रेजेंट होती है, साइड के अंदर, प्रेजेंट ऑन दी साइड ऑफ बॉडी ऑफ कॉकरोच। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आ सकता है नीट 2024 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आरबीसी प्रेजेंट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये आ जाएगा कि कॉकरोच के अंदर गैसियस ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, तो या तो ऑप्शन में स्पाइरेकल्स दिया हुआ होगा या ट्रेकियल ट्यूब दी हुई होगी। समझ में आ रही है? और इनकी लोकेशन भी पूछ सकता है कहाँ होती है, साइड में होती है। समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन, सेल्स फॉर्म्ड इन बोन मेरो, बोन मेरो में कौन कौन सी सेल्स होती है, आरबीसी। अब बोन मेरो के अंदर सारी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब इस कंसेप्ट को भी समझ लो, बोन मेरो होती है ना, इसके अंदर होती है हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स। क्या होती है बोन मेरो के अंदर, हीमोपोइटिक स्टेम सेल। और बोन मेरो कहाँ होता है, बोन के अंदर होता है, बोन के अंदर बोन मेरो होता है। जो लॉन्ग बोन्स होती है ना, जैसे लेग की फीमर हो गई, टीबिया हो गई, लॉन्ग बोन्स के अंदर बोन मेरो होती है, लॉन्ग बोन्स के अंदर बोन मेरो होती है, उसके अंदर होती है होमोपोइटिक स्टेम सेल्स। वो गिव राइज करती है, गिव राइज टू 3 क्लासेस ऑफ ब्लड सेल्स। इतना याद रखना है आपको। अब वो 3 क्लास कौन कौन सी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को और क्या बोल सकते हैं, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को बोल सकते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अब ऑप्शन देखो, तीनों जिसमें दिए हुए होंगे वो ऑप्शन राइट होगा। आरबीसी और ल्यूकोसाइट्स, हाँ दोनों का फॉर्मेशन होता है, तो बेस्ट आंसर यही होगा क्योंकि इसके अंदर दोनों दिए हुए हैं। बाकी सबका भी होता है, लिम्फोसाइट क्या है, डब्ल्यूबीसी का टाइप ही तो है। ये सब बनते हैं लेकिन ऑप्शन में दोनों दिए हुए ना, वो बेस्ट ऑप्शन है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। और इसका तो डी आंसर था कॉकरोच। समझ नहीं आ गई? दूसरा देख, ब्लड कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड कैपिलरीज, इसको समझते हैं एक बार। अब ब्लड कैपिलरीज को समझ लेते हैं। ब्लड कैपिलरीज क्या है, किसकी बनी हुई होती है, ये ब्लड कैपिलरी है। इसकी इनर लाइनिंग किसकी बनी हुई होती है, एंडोथेलियम की। किसकी, एंडोथेलियम की।
एंडोथीलियम कौन सी सेल का टाइप है? एंडोथीलियल इज द टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल। टिश्यू वाले चैप्टर को पढ़ना एक बार जाके। एपिथेलियल सेल का टाइप होता है एंडोथीलियल सेल। और एपिथेलियल सेल में भी कौन सा टाइप है? स्क्वामस एपिथेलियल। तो इससे फ्यूचर के अंदर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कैपिलरीज कौन सी एपिथेलियल लेयर से बनी हुई होती है? तो स्क्वामस एपिथेलियल की लेयर से बनी हुई होती है। तो इससे फ्यूचर वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा है कि एपिथेलियल, स्क्वामस, एंडोथीलियम कौन सी एपिथेलियल का टाइप है? एंडोथीलियल है, स्क्वामस एपिथेलियल का टाइप। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एंडोथीलियम ओनली। समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चन देखते हैं, जीनोटाइप ऑफ बी ब्लड ग्रुप फादर ऑफ एन ओ ब्लड ग्रुप चाइल्ड इज। ओ ब्लड ग्रुप वाला चाइल्ड है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ ब्लड ग्रुप क्या है? ओ ब्लड ग्रुप के अंदर जीनोटाइप हो सकता है आईओ या स्मॉल आई। ये ओ ब्लड ग्रुप तभी प्रेजेंट होगा जब दोनों एलील क्या होंगे? जब दोनों एलील, बोथ एलील शुड बी आई और आई, यानी कि मदर से भी स्मॉल आई आए और फादर से भी स्मॉल आई आए। और स्मॉल आई को और क्या बोल सकते हैं? आईओ, यानी फादर से भी आईओ आए और मदर से भी आईओ आए। क्योंकि दो एलील होते हैं, एक एलील आता है फादर से, एक एलील आता है मदर से। तो दोनों एलील प्रेजेंट होंगे तभी ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ क्या है? जो एलील आई है वो क्या है? रिसेसिव है। ये क्या है? रिसेसिव होता है एलील आई। तो रिसेसिव वाली कंडीशन में दोनों प्रेजेंट होंगे तब ही ब्लड ग्रुप ओ होगा। यानी कि फादर से भी आई आना चाहिए स्मॉल और मदर से भी स्मॉल आई आना चाहिए, जब ही प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप यानी बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। अगर मदर से स्मॉल आई आ रहा है और फादर से कैपिटल आई आ रहा है, ये फादर से आ रहा है और ये मदर से आ रहा है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। या मान लो फादर से आई बी आ रहा है और ये आ रहा है, क्योंकि ये रिसेसिव है तो ये इसको दबा देगा, डोमिनेंट होगा आई ए और आई बी, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। यानी कि दोनों तरफ से आई, स्मॉल आई और स्मॉल आई आनी चाहिए तभी ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। तो अब फादर के अंदर आईओ होना जरूरी है, आई ओ होना जरूरी है, तभी ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? ओ हो सकता है बच्चे का। तो ये तो हो ही नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता। समझ में आ रही है? तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इसके अंदर आयु है ही नहीं। जब आयु है ही नहीं तो बच्चे में आयु जाएगा ही नहीं। और मैंने बताया था दोनों तरफ से आयु आना चाहिए तभी बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? ओ हो सकता है। अब इसके पास तो एलील आयु है ही नहीं, एलील आयु है ही नहीं तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो ही नहीं सकता। और इस कंडीशन में भी नहीं हो सकता क्योंकि फादर का ब्लड ग्रुप पहले ही बताया हुआ है बी ब्लड ग्रुप है, और ये तो ब्लड ग्रुप क्या है? ओ हो गया, तो ये तो वैसे ही कट गया। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। समझ में आ गई? ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन आर कंट्रोल बाय जीन आई। पता है अपन को जीन आई कंट्रोल करता है। उसके तीन एलील हो सकते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। लेकिन एक टाइम में दो ही एलील प्रेजेंट हो सकते हैं एक पर्सन के अंदर। ये मैंने बताया था पहले वाली वीडियो में, देखना। एक टाइम पे दो ही एलील प्रेजेंट हो सकते हैं एक पर्सन में। क्यों? क्योंकि एक फादर से आता है और एक मदर से आता है। तो एक ही फादर से आ रहा है और एक ही मदर से आ रहा है, तो एक टाइम पे दो ही प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आई ए होगा, जैसे मान लो फादर से आई आ रहा है और मदर से आई भी आ रहा है, तो ये दो ही हो सकते हैं। या फादर से आई आ रहा है, मदर से स्मॉल आई आ रहा है, तो एक टाइम पे एक पर्सन में दो ही हो सकते हैं, लेकिन तीन एलील होते हैं। अब कितने जीनोटाइप पॉसिबल है? जीनोटाइप कैन बी पॉसिबल फोर जीनोटाइप कौन कौन से हो सकते हैं? आई ए, आई बी, आई ए स्मॉल आई, सॉरी जीनोटाइप हो जाएंगे छह होंगे जीनोटाइप। आई ए, आई बी, आई ए, आई एक ही हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, दोनों में हो जाएगा 100। और एक हो सकता है स्मॉल आई, स्मॉल आई। तो 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रही? तो कितने जीनोटाइप पॉसिबल है? 6। अब फिनोटाइप कितने पॉसिबल है?
फिनोटाइप यानी कितने ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। तो एक तो ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, एक ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है और एक ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो 4 ही फिनोटाइप हो सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में भी ए ब्लड ग्रुप होगा, इस कंडीशन में भी बी ब्लड ग्रुप होगा, इस कंडीशन में भी ए होगा और इस कंडीशन में भी बी होगा। यानी कि बी ब्लड ग्रुप की 2 कंडीशन हो सकती है और ए ब्लड ग्रुप की भी 2 कंडीशन हो सकती है। जीनोटाइप अलग अलग हो सकता है लेकिन फिनोटाइप सेम ही रहेगा। हेट्रोजाइगस के अंदर भी ए ब्लड ग्रुप ही रहेगा और होमोजाइगस में भी आईए में भी ए ब्लड ग्रुप ही रहेगा। तो इसके कितने फिनोटाइप पॉसिबल है? 4। और जीनोटाइप पूछ ले तो 6। समझ में आ गई? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द मोस्ट एक्टिव फेगोसाइटिक डब्ल्यूबीसीज आर। फेगोसाइटिक सेल्स क्या होती है पहले तो ये पता होना चाहिए। फेगोसाइटिक सेल्स आती है जो कैपेबल हो इनगल्फिंग अदर हार्मफुल सेल्स और फॉरेन ऑर्गेनिज्म। फॉरेन ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया या पैरासाइट हो गया। तो ऐसी सेल्स होती है जो कैपेबल होती है इनगल्फ करने के अंदर, और इनगल्फ करके क्या करती है? किल कर देती है। किल कैसे करती है? इनके अंदर होते हैं ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स के अंदर होते हैं लाइसोसोमिक एंजाइम, लाइसोसोम्स होते हैं, उनके अंदर होते हैं एंजाइम्स। वो क्या कर देते हैं? इनको किल कर देते हैं। समझ में आ रही है? लाइसोसोमल एंजाइम्स। अब डब्ल्यूबीसी के अंदर कौन कौन सी फेगोसाइटिक होती है? आउट ऑफ डब्ल्यूबीसीज देयर आर ओनली 3 फेगोसाइटिक सेल। मतलब 3 ही डब्ल्यूबीसी फेगोसाइटिक होती है। मतलब इन 3 के अलावा कौन सी नहीं होती है? 3 ही डब्ल्यूबीसी होती है। इनके नाम याद कर लो। एक तो है न्यूट्रोफिल, एक है मोनोसाइट। मोनोसाइट को मैक्रोफेज भी बोलते हैं। जब मोनोसाइट एक्टिवेट होती है तो वो मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो मोनोसाइट और मैक्रोफेज एक ही चीज है। जब मोनोसाइट एक्टिवेट हो जाती है तो वो मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती है। और एक होती है इयोसिनोफिल। और इयोसिनोफिल एक और चीज में इन्वॉल्व होती है, एलर्जिक कंडीशन लाइक अस्थमा। और ये इयोसिनोफिल और क्या करती है? फेगोसाइट। कौन से सेल्स को फेगोसाइट करती है? पैरासिटिक सेल्स को, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स को फेगोसाइट करती है। तो 3 चीजें याद रखनी इयोसिन के बारे में। इयोसिनोफिल के बारे में अलग से 2 चीजें याद रखना। एक तो ये फेगोसाइटिक होती है। डब्ल्यूबीसी के अंदर 3 फेगोसाइटिक सेल्स होती है, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। और इयोसिनोफिल के लिए अलग से 2 बातें याद रखनी है कि एक तो एलर्जिक कंडीशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। एलर्जिक कंडीशन कौन कौन सी? अस्थमा। समझ में आ रही है? और एक ये कौन से ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करती है? इनगल्फ यानी फेगोसाइट करती है कौन से ऑर्गेनिज्म को? पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स को। याद रखना, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। अब इनके अंदर मोस्ट पावरफुल कौन सी होती है? मोस्ट पावरफुल होती है न्यूट्रोफिल, और उसके बाद मोनोसाइट। और लीस्ट पावरफुल कौन सी होती है? इयोसिनोफिल। तो मोस्ट पावरफुल न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट होती है। तो ऑप्शन देखो आप, न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल। मोस्ट एक्टिव पूछा है, इयोसिनोफिल भी फेगोसाइटिक होती है लेकिन मोस्ट एक्टिव देखनी है अपन को। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट आंसर हो जाएगा डी। वैसे इयोसिनोफिल भी होती है, मैंने बता दी। आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी 3 ही डब्ल्यूबीसी फेगोसाइटिक होती है, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। मोनोसाइट अगर एक्टिवेट होगी तो मैक्रोफेज में कन्वर्ट होती है, तो मैक्रोफेज भी आ सकता है ऑप्शन में। समझ में आ गई? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कंपेयर टू अवर ब्लड लिम्फ हैज। अब लिम्फ क्या है? प्लाज्मा जैसा ही फ्लूइड होता है, लेकिन ये क्या है? टिश्यूज के अंदर फ्लो करता है। टिश्यूज के बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये। टिश्यूज के बीच में यानी कि सेल्स के बीच के अंदर फ्लो करता है। 2 सेल्स के बीच में जो गैप है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। यानी कि 2 सेल्स के बीच में फ्लो करता है। टिश्यूज किसके बने हुए होते हैं? सेल्स के। सेल्स के बीच में जो गैप है उनके अंदर फ्लो करता है ये। अब ये प्लाज्मा से कैसे डिफरेंट है?
कैसे डिफरेंट है प्लाज्मा से कंपेयर टू प्लाज्मा? और ब्लड, इसके अंदर है मोर डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी तो ज्यादा होती है, एंड नो आरबीसी, आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती लिम्फ के अंदर। समझ में आ रही है? तो कंपेयर टू ब्लड, ब्लड से कंपेयर करेंगे अपन, कंपेयर टू ब्लड, इसके अंदर है मोर आरबीसी, ब्लड से ज्यादा आरबीसी होगी, लेकिन आरबीसी क्या डब्ल्यूबीसी, ब्लड से ज्यादा डब्ल्यूबीसी होगी लेकिन आरबीसी एब्सेंट होगी। किसके अंदर? लिम्फ के अंदर आरबीसी एब्सेंट होगी। और क्या डिफरेंस है इसका? इसके अंदर लेक करते हैं लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन। तो अपन को याद रखना है कि लिम्फ क्या है? टिश्यू फ्लूइड है। सिर्फ इतना सा याद रखना है, टिश्यू फ्लूइड है जो टिश्यूज के अंदर बहता है। टिश्यूज के अंदर कहाँ बहता है? टिश्यू किसके बने हुए होते हैं? सेल के। सेल के बीच के, दो सेल के बीच का जो स्पेस है उनके बीच में फ्लो करता है, ये टिश्यू फ्लूइड है ये। और ये ब्लड से कैसे डिफरेंट है? इसके अंदर आरबीसी नहीं होती और ब्लड से ज्यादा डब्ल्यूबीसी होती है, यानी कि आरबीसी एब्सेंट होगी इसमें और ब्लड से ज्यादा डब्ल्यूबीसी होती है। और क्या होता है इसमें? लेक लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन, इसके अंदर लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन के टाइप क्या है? एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन, सेरुरोप्लाज्मिन। तो फ्यूचर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन कौन से फ्लूइड में एब्सेंट होते हैं। तो आपको क्या टिक करना है? लिम्फ टिक करना है, टिश्यू फ्लूइड टिक करना है। समझ में आ रही है? तो लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड के अंदर क्या एब्सेंट होते हैं? तो आरबीसी एब्सेंट होती है, एक लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन एब्सेंट होता है। लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन में डायरेक्ट एल्ब्यूमिन भी पूछ सकता है, सेरुरोप्लाज्मिन भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर डब्ल्यूबीसी एंड नोर आरबीसी, यानी कि डब्ल्यूबीसी ज्यादा होती है लेकिन आरबीसी एब्सेंट होती है। तो आंसर हो जाएगा बी। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट इन, इरिथ्रोपोइसिस कहाँ स्टार्ट होती है? रेड बोन में। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या है? इरिथ्रोपोइसिस का मतलब है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें बताऊंगा। इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस है जिसके अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और इसको कौन स्टिमुलेट करता है? इसको स्टिमुलेट करता है, यानी कि कौन एक्टिवेट करता है इरिथ्रोपोइसिस को? कौन सा हार्मोन एक्टिवेट करता है? इरिथ्रोपोइटिन। और कहां से आ रहा है इरिथ्रोपोइटिन? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कहां से आ रहा है? ये आ रहा है इंटरस्टिशियल सेल्स इन किडनी। तो इरिथ्रोपोइसिस कहां होती है? इरिथ्रोपोइसिस होती है बोन मेरो के अंदर। कौन सी बोन मेरो के अंदर? रेड बोन मेरो में, अकर इन रेड बोन मेरो। समझ में आ रही है? और कौन एक्टिवेट करता है? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहां से आता है? इंटरस्टिशियल सेल्स इन किडनी के थ्रू आता है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इरिथ्रोपोइसिस कौन स्टिमुलेट कर रहा है? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। और वो कहां से आता है? किडनी में। किडनी में कहां से? इंटरस्टिशियल सेल से आता है। और क्या पूछ सकता है? इरिथ्रोपोइटिन का काम क्या होता है? ये स्टिमुलेट करता है, स्टेम सेल्स होती है बोन मेरो के अंदर, हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है, उनको एक्टिवेट करता है और वो फॉर्मेशन करती है ब्लड सेल्स का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी की फॉर्मेशन को प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। और इसको स्टिमुलेट कौन करता है? डिक्रीज अमाउंट ऑफ आरबीसी। इरिथ्रोपोइटिन को कौन रिलीज करवा रहा है? डिक्रीज अमाउंट ऑफ आरबीसी। जैसे ही आरबीसी डिक्रीज होगी, किडनी के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे,
वो रिलीज करेंगे इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा, रेड बोन मेरो के अंदर जाएगा, वहां पर क्या प्रेजेंट होगी, होम्योपोइटिक स्टेम सेल्स, उनको स्टिमुलेट करेगा कि क्या बना हो, आरबीसी बनाओ, क्योंकि आरबीसी की कमी आ गई बॉडी के अंदर। तो इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट इन रेड बोन मेरो। तो आंसर हो गया सी। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, फीटल डेवलपमेंट के टाइम, ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, फीटल डेवलपमेंट के टाइम इरिथ्रोपोइसिस कहाँ होती है, इरिथ्रोपोइसिस होती है इन yolk sac। कहाँ होती है, yolk sac में। ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट इरिथ्रोपोइसिस कहाँ होती है, इन yolk sac। उसके बाद किसमें होती है, देन इन स्प्लीन एंड लीवर। और फिर आखिरी में जब बच्चा बाहर आ जाता है फिर होती है वो रेड बोन मेरो में। तो अगर अपन को ऑप्शन में ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट नहीं दिया हुआ, जब तक वो स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं लिखे कि ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, जब तक लिखा हुआ नहीं है, जब तक अपन को क्या मार्क करना है, रेड बोन मेरो। लेकिन मान लो ऑप्शन में दिया हुआ है कि ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट इरिथ्रोपोइसिस कहाँ होती है, तो अपन को सबसे पहले टिक करना है yolk sac। और फिर yolk sac भी नहीं दिया हुआ हो तो फिर टिक करना है लीवर या स्प्लीन। समझ में आ रही है। लेकिन जब तक ऑप्शन में फीटल डेवलपमेंट नहीं लिखा हुआ कि ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ, तो अपन को रेड बोन मेरो ही मार्क करना है। समझ में आ गई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट लिम्फ। अभी मैंने बताया था लिम्फ के अंदर क्या नहीं होता और टिश्यू फ्लूइड में क्या नहीं होती, आरबीसी नहीं होती, और क्या नहीं होती, एक चीज नहीं बताई मैंने, प्लेटलेट्स भी नहीं होती। समझ में आ रही। तो लिम्फ के अंदर क्या होता है, सिर्फ डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है, ल्यूकोसाइट एंड फ्लोटिंग एमीबॉइड लिम्फोसाइट। समझ में आ रही है, सिर्फ डब्ल्यूबीसी फ्लोटिंग एमीबॉइड लिम्फोसाइट्स होती है और कुछ प्रोटीन्स होते हैं, सम प्रोटीन्स। लेकिन कौन से प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, लार्ज प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं लार्ज प्रोटीन। उसका एग्जांपल क्या है, एल्ब्यूमिन, सेरुलोप्लाज्मिन, ट्रांसफेरिन, ये एब्सेंट होते हैं। लेकिन छोटे प्रोटीन प्रेजेंट हो सकते हैं कुछ अमाउंट के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल कंपोनेंट ऑफ ब्लड एक्सेप्ट आरबीसीज एंड सम प्रोटीन्स। सारे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड प्रेजेंट होते हैं, डब्ल्यूबीसीज एंड सीरम। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एक्सेप्ट आरबीसी एंड सम प्रोटीन। सही है, यही होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होती, एक तो आरबीसी नहीं होती और कुछ प्रोटीन नहीं होते। कुछ प्रोटीन कौन से नहीं होते हैं, लार्ज प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, सेरुलोप्लाज्मिन। स्मॉल प्रोटीन तो प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल प्रोटीन तो प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर एक तो आरबीसी नहीं होती लिम्फ में, एक क्या नहीं होती, प्लेटलेट्स भी नहीं होती, और साथ में क्या नहीं होती, सम प्रोटीन्स भी नहीं होते। समझ में आ गई। तो आंसर हो जाएगा बी। व्हाट इज ट्रू अबाउट ल्यूकोसाइट। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज ट्रू अबाउट ल्यूकोसाइट। ट्रू क्या है ल्यूकोसाइट के बारे में, देयर सडन फॉल इन नंबर इज इंडिकेशन ऑफ ब्लड कैंसर। गलत। ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया का मतलब होता है, आपके लेवल पे इतना याद रखना, ब्लड कैंसर का मतलब ल्यूकेमिया, उसका मतलब होता है हाई अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, वेरी हाई अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। समझ में आ रही, वेरी हाई अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। ब्लड कैंसर का मतलब आपके लेवल पे इतना होना चाहिए, वेरी हाई अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। समझ में आ रही है। दीज आर प्रोड्यूस इन थाइमस, डब्ल्यूबीसी थाइमस में परसेंट, तो ये तो गलत हो गया। सडन डिक्रीज इन, इसका तो बोलते हैं ल्यूकोपीनिया, ना कि ब्लड कैंसर, ल्यूकोपीनिया। सडन डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे, ल्यूकोपीनिया। समझ में आ रही है, सडन डिक्रीज को बोलेंगे ल्यूकोपीनिया और सडन इंक्रीज को बोलेंगे ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। दीज आर प्रोड्यूस इन थाइमस, ये भी गलत है। ये कहाँ प्रोड्यूस होती है, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का प्रोड्यूस होती है बोन मेरो में। दीज आर इन्यूक्लिएटेड, ये भी गलत है। इनके अंदर न्यूक्लियस होती है और वो भी क्या होती है, लोब्यूलेटेड न्यूक्लियस, यानी कि
और क्या बोल सकते हो, सेगमेंटेड न्यूक्लियस, जो बिल्यूटेड या सेगमेंटेड ऐसे होती है न्यूक्लियस, अलग अलग सेगमेंट्स होंगे जो आपस में जुड़े हुए रहेंगे ऐसे, ये एक सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट है और ये आपस में जुड़े हुए। बाइलोब्ड हो सकती है, ट्रिपल लोब्ड हो सकती है, अलग अलग लोब की हो सकती है, अलग अलग मॉर्फोलॉजी हो सकती है इसकी, इसलिए इसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को दूसरा नाम क्या है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स। पॉलीमॉर्फो मतलब अलग अलग मॉर्फोलॉजी की न्यूक्लियस, पॉलीमॉर्फो, पॉली मतलब अलग अलग तरीके की न्यूक्लियस होती है इसके अंदर डब्ल्यूबीसीज में, किसी के अंदर बाइलोब्ड होगी, किसी के अंदर ट्रिपल लोब्ड होगी, किसी के अंदर और ज्यादा लोब होगी, किसी के अंदर सिंगल लोब भी हो सकती है, समझ में आ रही है। तो इसको इसलिए बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल, अलग अलग तरीके की न्यूक्लियस, पॉली यानी कि अलग अलग तरीके की न्यूक्लियस, मॉर्फोलॉजी यानी कि शेप साइज, तो पॉलीमॉर्फोलॉजिकल न्यूक्लियस बोलते हैं। दे कैन स्क्वीज थ्रू द कैपिलरीज, इसको बोलते हैं डायपिडेसिस, यानी कि ये कैपिलरीज है, इसके बीच में सेल्स होते हैं, सेल्स के बीच में गैप्स होते हैं, इन गैप के थ्रू ये बाहर निकल सकती है। कैपिलरीज के सेल्स होते हैं एंडोथेलियल सेल्स, इनके बीच में गैप्स होते हैं, उस गैप के थ्रू ये बाहर निकल सकती है, इसको बोलते हैं डायपिडेसिस। और ये फिर टिश्यूज में चल जाएगी। टिश्यूज के अंदर क्या हो सकता है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट है, तो कैपिलरीज से बाहर निकल जाएगी, डायपिडेसिस बोलेंगे, और वहां जाके उसको खा जाएगी। समझ में आ रही है। तो इसको बोले, इसका आंसर हो जाएगा डी, और इसका आंसर मैंने बता दिया बी।